उत्तराखंड की खबरों की और रुक करेंगे इस बीच आ रही एक बड़ी खबर की ओर। बड़ी जानकारी आ रही है, वो आपको बता दें, सीएम पुष्कर सिंह धामी का हरियाणा दौरा आज। ये इस वक्त की बड़ी खबर, हरियाणा में चुनावी जनसभाओं को संबोधित यहां पर करते नजर आएंगे। बीजेपी प्रत्याशियों के लिए करेंगे 3 जनसभाएं, 2 बड़झारूहेड़ा रेवाड़ी में करेंगे जनसभा और लक्ष्मण सिंह यादव के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी का हरियाणा दौरा बेहद महत्वपूर्ण। हरियाणा में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे, बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में करेंगे 3 जनसभाएं। पहला आपको बता दें कि बड़झारूहेड़ा रेवाड़ी में करेंगे जनसभा, लक्ष्मण सिंह यादव के समर्थन में करेंगे जनसभा। गुरुग्राम में मुकेश शर्मा के पक्ष में मांगेंगे वोट। सोना में शाम 6:30 बजे सीएम की जनसभा रहने वाली, प्रत्याशी तेजपाल तंवर के पक्ष में करेंगे प्रचार। झारखंड के अंदर जहां अपार वन संपदा है, खनिज संसाधनों और हमारे आदिवासी समाज के साहस, वीरता और स्वाभिमान के लिए ये धरती जानी जाती रही है। ये धरती इसी बात की पहचान रही है। जब देश के अंदर, अभी मैं भाई हमारे विधायक देवघर वाले नारायण जी से कह रहा था कि जब देश के अंदर आजादी का आंदोलन प्रारंभ भी नहीं हुआ था, उस समय अंग्रेजों के खिलाफ अगर किसी ने आवाज उठाई थी तो हमारे आदिवासी भाइयों ने उठाई थी, भाइयों बहनों। लेकिन देश की आजादी के लंबे कालखंड के बाद भी किसी भी राजनीतिक दल की सरकार ने इस समाज की सुध नहीं ली। भाइयों बहनों, झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड तीनों राज्यों का निर्माण से पहले इन राज्यों में जो विकास की स्थिति थी वो बहुत खराब थी, भाइयों बहनों। और इन तीनों राज्यों की, इन तीनों ही क्षेत्रों की परेशानी को किसी ने समझा, किसी ने महसूस किया और किसी ने सोचा कि आने वाले समय में ये नए राज्य के रूप में ये नए राज्य बनेंगे तो यहाँ का विकास होगा। ये समझने का काम किसी ने किया तो भारत रत्न हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने किया, भाइयों बहनों। उस समय उधर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में प्रवासी उत्तराखंड प्रकोष्ठ की वेबसाइट लॉन्च की। बता दें कि प्रवासी उत्तराखंड प्रकोष्ठ की वेबसाइट ITDA के माध्यम से तैयार की गई है और वेबसाइट के माध्यम से प्रवासियों को राज्य सरकार की विभिन्न नीतियों, कार्यक्रमों एवं गतिविधियों की जानकारी प्रदान की जाएगी। वहीं बीजेपी का सदस्यता अभियान लगातार जारी है, जिसके तहत विभिन्न मंडलों के अध्यक्षों ने उत्तरकाशी जनपद के प्रभारी मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस समय बीजेपी के हित में चुनावी वातावरण है, तो हमारी कोशिश यही है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में बीजेपी के सदस्य बने। और साथ ही उन्होंने कहा कि जिस तरह हमारे अभियान के उत्साहजनक परिणाम आ रहे हैं, उसे देखते हुए हम कोशिश कर रहे हैं कि परिणाम और बेहतर आए। देखिए, आजकल हमारा संगठन पर्व चल रहा है और हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं और जिस प्रकार से हमारी सदस्यता में एक उत्साहजनक परिणाम भी आ रहे हैं, हम कोशिश करें और अच्छा उसमें परिणाम हमें दिखाई दे। तो उससे नाते, चूंकि आप जानते हैं मैं उस जिले का प्रभारी हूँ, तो मैंने अपने तमाम मंडल अध्यक्षों से, जिलाध्यक्ष और महामंत्री या जो भी हमारे अन्य लोग आए थे, उनसे आग्रह किया है कि हम अपने सदस्यता अभियान में और सदस्य बढ़ाएं, क्योंकि बार बार एक ही बात हम लोग मानते हैं कि इस समय भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वातावरण है, भारतीय जनता पार्टी के लिए लोग जुड़ना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ। तो वो हमारा प्रयास अच्छे सदस्यता अभियान के लिए हम लोग अच्छा और प्रयास करें ताकि हमारे सदस्य और बन सके। उधर प्रदेश की धामी सरकार राज्य में टॉप 10 बकायेदारों पर शिकंजा कसने की तैयारी कर रही है। राजस्व परिषद अध्यक्ष आनंद वर्धन ने दोनों मंडल आयुक्तों और साथ ही जिलाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की, जिसमें कि उन्होंने अधिकारियों को बकायेदारों से वसूली के लिए निर्देश दिए।
चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। उधर आपको बता दें कि दरअसल देवप्रयाग विधानसभा में कार्यरत महिला समूहों की महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने की तैयारियां की जा रही हैं। इसको लेकर देवप्रयाग के विधायक विनोद कंटारी ने कहा कि दरअसल महिला समूहों के ग्रुप लीडर्स की सूची हमने तैयार कर ली है और हम जान रहे हैं कि कौन सा समूह की श्रेणी में काम करता है, जिसके बाद उन्हें उससे जुड़ी उद्योग की फैक्ट्री का दर्शन कराया जाएगा। और साथ ही उन्होंने कहा कि इस प्रयास से महिलाओं को समान बनाने का भी यहाँ पर ज्ञान मिलेगा और अपने सामान की जो ब्रांडिंग करने में भी काफी मदद मिलेगी। जैसे आपने देखा होगा कि भारत दशहरा जो कार्यक्रम मैंने शुरू किया, सरकार ने भी अडॉप्ट करने का उसका काम कर दिया है। तो निश्चित तौर पर क्या है कि किस तरीके से हम क्रिएटिव मॉल जो है बच्चों को दे सके, और इसी संज्ञान मैंने आपसे कहा कि मैं जब क्षेत्र में जाता हूँ, लोग मुझसे मिलते हैं, उसी में से मैं कोई कार्यक्रम ढूंढ के निकाल कर आता हूँ। तो महिला समूह है और महिला समूह का जो नेचर है, मतलब क्या क्या वो काम करते हैं, तो अब हमने वो लिस्ट पूरी लेके मंगा दी उन्हें। तो फर्स्ट फेज में हम क्या कर रहे हैं, जो महिला समूह की जो ग्रुप लीडर्स है जो उसको चलाती है, तो उनको जो है उनकी हम पूरी लिस्ट तैयार हमने कर दी है। अब हम केवल नेचर ढूंढ रहे हैं कि कौन समूह कौन सा नेचर का काम करती है। तो मैं इस काम को कर रहा हूँ कि उस नेचर की कंपनी में उनको ले जाने का काम करूँ, जिससे कि उनके प्रोडक्ट में सुधार हो सके, जिस तरीके से उनको एक नॉलेज मिल सके। साबुन की फैक्ट्री में ले जाए, साबुन कैसे बनता है, इसमें क्या इसकी पैकिंग कैसे होती है, इसकी ब्रांडिंग कैसे होती है, इसमें मैं अपना काम करने जा रहा हूँ। तो निश्चित तौर पर यह है कि एक छोटा सा मेरा प्रयास है। उधर आपको बता दें कि वन विकास निगम को रिकॉर्ड 135 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ है। बता दें कि वन विकास विभाग काफी समय से घाटे में चल रहा था। वहीं वन विकास विभाग को हुए मुनाफे का कारण लकड़ियों की बिक्री और साथ ही समय पर खनन शुरू होना बताया जा रहा है। बढ़ेंगे आगे। उत्तराखंड परिवहन निगम BS नई बसें यहां पर लाने की तैयारी भी कर रहा है और इस पर जानकारी देते हुए उत्तराखंड परिवहन निगम के संचालन महाप्रबंधक CP कपूर ने बताया कि दरअसल कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट की तरफ से हमें 31 दिसंबर तक का समय दिया गया है, जिसमें हमें 190 नई बसें लानी है। साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा वो अब आप सुनिए। पहले तो हम ये बता दें कि अभी 30 सितंबर से कुछ भी ऐसा नया नहीं होने वाला है। हमें जो है कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट से 31 दिसंबर तक के लिए समय दिया गया है, जिसमें हमें 190 बसें नई लानी है और उसके बाद जो शेष बची बसें हैं उसके लिए 31 मार्च 2025 तक का समय मिला हुआ है। तो इसके लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं और इसी के लिए हमारी अक्टूबर में 130 नई बसें आ जाएंगी और BS6 डीजल की, और 30 बसें हमारी CNG अनुबंधित आने वाली हैं और 30 का हम LOI जारी कर देंगे जो कि दिसंबर तक आ जाएंगी। इस प्रकार हमारी ये 190 बसें दिसंबर तक पूरी हो जाएंगी। उधर संयुक्त व्यापार संघर्ष समिति ने 30 सितंबर को हल्द्वानी बाजार के बंद की घोषणा की है। समिति के सदस्यों का कहना है कि जिला प्रशासन लगातार व्यापारियों का शोषण कर रहा है। उन्होंने कहा कि व्यापारी समाज अतिक्रमण या सड़क चौड़ीकरण का विरोधी नहीं है, लेकिन जिला प्रशासन सभी व्यापारियों को बैठाकर सर्वसहमति बनाने के बजाय दबाव की राजनीति कर रहा है। साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी अब आप सुनिए। आज से कुछ दिन पूर्व यहाँ HM विद्यालय में यहाँ मीटिंग हुई थी। DM साहिबा आई थी, उन्होंने उस वक्त कहा था कि 10 मीटर पे हम राजी हैं। आज उस बात पे राजी नहीं है, अब वो कहते हैं हम 12 मीटर लेंगे। अब इन्होंने खुद ही तय नहीं किया कि हम 10 में जाएँ 12 जाएँ। व्यापारी सब ऐसे परेशान हो रहे इन बातों से। हैं जी, मांगे क्या है आप लोगों की? मांगे तो हमारी कि 9 मीटर करें, सारे व्यापारी करें 9 मीटर पे इसको स्टॉप किया जाए। व्यापार इसलिए बंद करेंगे पर लोगों को परेशान कर रहे हैं। जो हल्द्वानी में अतिक्रमण के नाम पे व्यापारियों का लगातार शोषण किया जा रहा है, उन पे दबाव की राजनीति खेली जा रही है, उसका हल्द्वानी क्षेत्र का समस्त व्यापारी घोर विरोध करता है। देखिए, अतिक्रमण का सबसे पहले हम खुल के कहते हैं कि हम अतिक्रमण के पक्षधर नहीं हैं, लेकिन हल्द्वानी में सड़क चौड़ीकरण की बात हो रही है, सौंदर्यीकरण की बात हो रही है, आप कीजिए, लेकिन कहीं ना कहीं जो 70, 80 साल से काबिज हमारे व्यापारी हैं, उनके प्रतिष्ठानों को तोड़ करके, उनके घरों की रोजी रोटी बंद करके यदि प्रशासन चाहेगा कि हम हल्द्वानी का सौंदर्यीकरण के, तो वो कभी नहीं हो। और चलिए फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, फौरन लौट रहे हैं।
और बता किसा है ससुराल तेरा? सब चोखा है माँ। मैंने इस छोटी दौरे सुबह तक कितने फोन करे पर ये जिबे काट दे थी। ओहो नींद में थी, गलत बटन भी दब जाया करे कदे कदे। सुन ले राजकुमारी, 5 तारीख ने नींद में गलत बटन ना दबा दिए। ना ना बटन तो बीजेपी का ही दबेगा। पूछो क्यों? अरे जिसने तेरे ब्याह के पीछे दिए वो तने कॉलेज में जाने में स्कूटर भी देंगे, है ना? भरोसा से माँ। कमल का बटन दबाओ, बीजेपी को जिताओ। हरियाणा में विधानसभा चुनाव नजदीक हैं। ऐसे में सभी राजनीतिक ब्रेक के बाद स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बता दें आपको कि खतीमा में राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत 2 दिवसीय क्षमता निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की थीम महिला हितैषी एवं बाल हितैषी रखी गई थी। कार्यक्रम के दौरान मास्टर ट्रेनर ने नए विषयों पर जानकारियां दी। निर्देशालय पंचायती राज उत्तराखंड सरकार द्वारा 2 दिवसीय प्रशिक्षण चलाए जा रहे हैं। इसमें पंचायत प्रतिनिधि और समूह की महिलाओं को सतत विकास लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, और उसमें जो 2 थीमें हैं, महिला हितैषी गांव और बाल हितैषी गांव, इसको कैसे महिला सशक्त हों, कैसे बच्चे मानसिक रूप से शारीरिक रूप से स्वस्थ रहें, पंचायत समितियों का क्या रोल होना चाहिए, उनके क्या दायित्व होना चाहिए, अपने जीपीडीपी में, अपने ग्राम विकास योजनाओं में महिलाओं के मुद्दों को और बच्चों के मुद्दों को वो शामिल करें और उसका निराकरण करें। वो यही उद्देश्य इस प्रशिक्षण का है। जो हमारा आज ब्लॉक सभागार में आयोजन चल रहा है, ये पंचायती राज विभाग द्वारा कराया जा रहा है, जिसे प्रगतिशील संस्था संचालित कर रही है। इसमें आज हमारा जो मेन चर्चा बिंदु है वो महिला हितैषी गांव और बाल हितैषी गांव पे है। और हमें लगता है कि यहाँ पे हमारी जो खटीमा में 64 ग्राम पंचायतें हैं, उससे हर वार्ड मेंबर और सक्रिय महिलाएं आई हुई हैं। आज यहाँ पे जो हमें जानकारी मिल रही है वो शायद हमारे 64 गाँवों के माध्यम से सभी खटीमा ब्लॉक के ग्रामवासियों तक पहुँच जाएगी, और ये एक बहुत अच्छी पहल है सरकार की। उधर आपको बता दें कि मसूरी में गुरु सिंह सभा लंढौर के 107वें सालाना दीवान पर दरअसल नगर कीर्तन के साथ शोभा यात्रा निकाली गई, और इसके साथ ही भोगाखंड पाठ शबद कीर्तन का भी आयोजन किया गया। बता दें कि गुरु सिंह सभा लंढौर मसूरी का 107वां 2 दिवसीय सालाना गुरमत समागम शुरू हो गया है। पहले दिन लंढौर गुरुद्वारे में भोग, अखंड पाठ, शबद कीर्तन और व्याख्यान किया गया। करते हैं गुरु सिंह सभा को और सभी गुरु सिखों को। आपने देखा होगा कि कोरोना काल में उन्होंने कितना अपना वो कर्म किए हैं इस देश के लिए, और कितना उन्होंने सेवा की है। उनको तो हमेशा हमेशा हमारा सर झुका रहेगा। आज जो यहाँ पर मसूरी में सालाना दीवान का जो डोली निकाली जा रही है, ये 107 सालों से निकाली जा रही है, और इससे बहुत ही सुंदर भाईचारे का एक जो है मैसेज जो है जाता है आगे। और सभी धर्म मिलके, चाहे इसमें हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, मसूरी का एक अपना अलग ही रहा है कि जिसमें यहाँ के सब लोग मिलजुल कर सभी धर्मों के साथ बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, बड़ी जानकारी आ रही है, वो आपको बता दें। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इस बीच बताने जा रहे हैं आपको। तो 4 अक्टूबर से शुरू होगा खेल महाकुंभ। इस वक्त की बड़ी खबर देहरादून से, जहां पर 4 अक्टूबर से खेल महाकुंभ की शुरुआत होने जा रही। खिलाड़ियों पर होगी इनामों की बार। राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ने वाले को मिलेगा 1 लाख रुपए का इनाम। सबसे ज्यादा पदक जीतने जिस जिले को मिलेंगे, उस जिले के जिलाधिकारी को ट्रॉफी जो है वो दी जाएगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, खिलाड़ियों पर इनामों की बारिश होगी। इस खेल महाकुंभ में राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ने वाले को 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। वहीं सबसे ज्यादा पदक जिस जिले को मिलेंगे, उस जिले के जिलाधिकारी को ट्रॉफी से सम्मानित किया जाएगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 4 अक्टूबर को शुरू होगा
खेल महाकुंभ, खिलाड़ियों पर इनामों की बारिश होगी। राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ने वाले को मिलेगा 1 लाख रुपए का इनाम। सबसे ज्यादा पदक जिस जिले को मिलेंगे उस जिले के जिलाधिकारी को ट्रॉफी मिलेगी। इस वक्त की बड़ी खबर, 4 अक्टूबर से शुरू होगा खेल का महाकुंभ। बड़ी खबर, खिलाड़ियों पर इनामों की बारिश जो है वो होगी। इस वक्त की बड़ी खबर, राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ने वाले को 1 लाख रुपए मिलेंगे। सबसे ज्यादा पदक जिस जिले को मिलेंगे उस जिले के जिलाधिकारी को ट्रॉफी से सम्मानित किया जाएगा। ये इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। तो खेल महाकुंभ का आगाज जो है वो होने जा रहा है और इस कड़ी में आपको बता दें कि राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ने वाले को 1 लाख रुपए का इनाम जो है उससे सम्मानित किया जाएगा। उधर स्वास्थ्य विभाग के एडिशनल सीएमओ अनिल वर्मा और साथ ही सिविल हॉस्पिटल के सीएमएस संजय कंसल की टीम ने कई निजी अस्पतालों में छापेमारी की है। इस दौरान फर्जी अस्पतालों पर 50,000 से लेकर 2 लाख रुपए तक का जुर्माना भी लगाया गया है। दरअसल बीती रात एक अस्पताल में एक महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई थी, जिसके बाद परिजनों ने डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा काटा, जिसके बाद से ही स्वास्थ्य विभाग की ओर से ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई। मैं वरिष्ठ विपणन अधिकारी कमल दुआ, मेरे द्वारा श्री शाहिद हसन जी को यहीं अपने कार्यालय से बोला गया कि आप मेरे साथ में गंगाराम इंडस्ट्रीज में चलेंगे। वह मेरे साथ चले, वह मेरे साथ चले और मैंने मिल मालिक को कहा कि आप मेरे मोबाइल से मिल चलने की वीडियो बनाएंगे, जिस पर श्री शाहिद हसन विपणन निरीक्षक के द्वारा कहा गया कि मैं पागल के साथ में नहीं जाऊंगा और उनके द्वारा मिल मालिक को कहा गया कि मेरे को यहीं पर उतार दो। वह गाड़ी से तुरंत उतर गए और मेरे आदेशों का पालन नहीं किया और बढ़ेंगे आगे। आपको बता दें कि मसूरी में देहरादून मार्ग पर सड़क किनारे किए गए अतिक्रमण करने वाले लोगों पर कार्रवाई की गई है। साथ ही सड़क किनारे सामान बेचने वालों के पास प्लास्टिक बैग मिलने पर जुर्माना भी वसूला गया है। इस पर जानकारी देते हुए अधिशासी अधिकारी राजेश थानी ने बताया कि मसूरी देहरादून मार्ग पर सड़क किनारे किए गए अतिक्रमण और सामान बेचने वालों पर कार्रवाई कर दुकानों को हटाया गया है। वहीं चेतावनी दी गई है कि दोबारा से सड़क किनारे अतिक्रमण कर सामान ना बेचा जाए। और उन्होंने बताया कि मसूरी में प्लास्टिक बैग पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है, परंतु कई दुकानदार द्वारा अभी भी प्लास्टिक बैग का प्रयोग किया जा रहा है, जिस पर की कार्रवाई करते हुए दुकानों से प्लास्टिक बैग को जब्त किया गया। उप जिलाधिकारी के महोदय का निर्देश में आज नगर पालिका द्वारा पानी वाले मोड़ से अभियान ऊपर की तरफ चलाया जा रहा है, जिसमें रोड पे जो भी अस्थायी अस्थायी अतिक्रमण है उसको हटाया जा रहा है। साथ ही पॉलीथीन यूज भी जो लोग कर रहे हैं उनके विरुद्ध चालानी कार्रवाई की जा रही है और ये पूरे मसूरी रोड पे कंक्रीट तक की जाएगी। ऐसे में लगातार जो अतिक्रमण है उसको लेकर भी सवाल खड़े होते हैं, तो किस तरीके की पूरी योजना है, आगे भी इस ड्राइव को चलाया जाएगा? चलिए, जो अस्थायी टाइप के अतिक्रमण है जो लोगों ने अपनी निजी भूमि पे बिना मानचित्र स्वीकृत करके बनाए हैं वो एमडीडीए के जुरिडिक्शन में आता है। हमारा तो जो टेम्परेरी अतिक्रमण सड़क पे रहता है, जो ये कालीन वाले, इनकी भी काफ़ी शिकायत थी कि हर मोड़ पे इन्होंने कालीन लटका दी है या भुट्टे वाले हैं या इस तरह से जो भी अवैध होर्डिंग्स है उनके खिलाफ हमारा अभियान। उधर केदार घाटी क्षेत्र में अतिवृष्टि से लिंचौली से सोनप्रयाग तक पैदल और मोटर मार्ग क्षतिग्रस्त होने से तमाम व्यवसायियों को नुकसान उठाना पड़ा है, जिसको देखते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री राहत कोष के तहत प्रभावित व्यवसायियों की क्षतिपूर्ति के लिए 9 करोड़ 64 लाख रुपए की राहत धनराशि प्रभावितों को ट्रांसफर की है। इसको लेकर बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने क्या कुछ कहा वो सुनिए। निश्चित रूप से आपदा को लेकर के हमारी सरकार और आदरणीय मुख्यमंत्री जी बहुत संवेदनशीलता के साथ कार्य कर रहे हैं और आपदा से जहां जहां जिन क्षेत्रों में जिन व्यक्तियों को नुकसान हुआ है उसका पूरा प्रदेश के अंदर उसका आकलन तैयार किया गया है
और इसके लिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा, क्योंकि केदार घाटी में सर्वाधिक नुकसान वहाँ पर व्यवसायियों का हुआ है, उसके लिए डीबीटी के माध्यम से बिल्कुल पूर्ण पारदर्शिता के साथ वहाँ पर जो नुकसान क्षति जो उनकी हुई थी उनके खाते में वो पैसा डाल दिया गया है। और पूरे प्रदेश के अंदर जहाँ जहाँ भी इस तरह की क्षतियाँ हुई हैं वहाँ पर भी जल्द ही सरकार के द्वारा ये कदम उठाए जाने वाले हैं। चलिए इसी के साथ देवभूमि उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का।